हाय फ्रेंड्स, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग को डेली 8 बजे रात से जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला क्यूज के रूप में चल रहा है, तो आज भी आप लोग के सामने 20 प्रश्नों का क्यूज स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये आज का पहला क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। फिर से बोल रहे हैं, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी है संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है विधानसभा अध्यक्ष। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। चलिए, आप लोग पूरे रूप से अपनी जम कम लगा दीजिए, ठीक है, और अच्छा से क्यूज खेलिए, ठीक है। और आप लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। तो अगले इस प्रश्न का आंसर बताया जा रहा है। आप लोग बहुत सारा का आंसर आ चुका है। चलिए, अच्छी बात है। तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। लिखा हुआ संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश, यानी जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होते हैं उस राज्यों के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं वह जो है राज्यपाल के शपथ ग्रहण करवाते हैं। क्लियर हो गया? इस पर बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? पहला प्रश्न आपका जो क्वेश्चन में है। उसके बाद दूसरा नंबर देता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 155 में है, ठीक है। अब है राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, तो राज्यपाल का पद आयरलैंड से लिया गया। अब दूसरी बात है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो ये सारे प्रश्न, बहुत सारी चर्चाएं इस पर हो चुकी है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न के लिए तैयार रहें। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों में निम्न में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। क्विक आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, ठीक है, कुछ का आंसर तो आ गया है। तो इसका आंसर है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को निम्न से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। यानी काल वैसाखी एक प्रकार का जो है स्थानीय तूफान है, एक प्रकार का स्थानीय तूफान है जो पश्चिम बंगाल में आता है। क्लियर हो गया? यानी पश्चिम बंगाल का स्थानीय तूफान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? यही आपका प्रश्न है। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप क्विक आंसर देने का प्रयास करें और सारे लोग आंसर दें, बहुत मजा आएगा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ लोगों ने दिया है लेकिन कुछ लोगों का गलत भी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर जो ए मारे हैं उनका गलत है, ठीक है। तो भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तूतीकोरिन, चलिए ठीक है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चौथा नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह थे, यही आपका प्रश्न है। आपका ऑप्शन देखना है और आंसर मारना है। आपका ऑप्शन ए है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ऑप्शन नंबर बी सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा दल के संस्थापक, ऑप्शन नंबर सी है 10वें ग्रंथ के रचयिता, ऑप्शन नंबर डी है सभी सही है। आपका आंसर क्या आता है देखा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। क्विक आंसर देने का प्रयास करें क्योंकि ज़्यादा टाइम बचेगा तो सॉल्यूशन में काम आएगा, ठीक है। कुछ प्रश्नों का हम सॉल्यूशन डिटेल में करेंगे।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोग बहुत सारे जवाब दिए। चलिए अच्छी बात है। तो इसकी आंसर है कि गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी थे। ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा दल के संस्थापक, ये भी सही है। खालसा दल की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी 10वीं ग्रंथ के रचयिता, ये भी गुरु गोविंद सिंह के थे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, यानी सभी का यह मतलब कि संबंधित है, सभी पॉइंटों से संबंधित है। अब हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि सिखों के 10 और अंतिम गुरु हुए। तो सिखों के 10 गुरु का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। याद है 10 गो? तो हम बोल रहे हैं 10 गुरु का नाम। देखिए, पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक। दूसरे का अंगद, तीसरे का अमरदास, चौथे का रामदास, पांचवें का अर्जुन देव, छठे का हरगोविंद, सातवें का हर राय, आठवें का हरकिशन, नौवें का तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। क्लियर हो गया। और पॉइंट नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं। सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा दल के संस्थापक भी गुरु गोविंद सिंह थे और 1699 में इन्होंने खालसा दल की स्थापना किए थे। ठीक है, और 10वीं ग्रंथ एक ग्रंथ है, उसकी रचना भी किए थे गुरु गोविंद सिंह। अब बात आता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। और कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे डिटेल हो गया इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह मतलब कौन सा नियम को दर्शाता है? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आपका आंसर आना चाहिए, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, कौन सा नियम है? चलिए आंसर भेजिए, क्विक आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने दिया आंसर। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया यह होता है न्यूटन के तृतीय नियम में। न्यूटन के तृतीय नियम में जैसे उदाहरण बोला जाता है कि नाव पर से कूदने पर नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। ठीक है, ये इसका मेन उदाहरण है। ठीक है, यानी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, यह है न्यूटन का तीसरा नियम। तो पहला नियम को आपको पता है कि पहला नियम जो है न्यूटन का क्या है? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रहना चाहती है तो विरामावस्था में रहेगी, या गति अवस्था में रहती है जब तक गति अवस्था में रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल इस पर कार्य ना करे। यही न है। और दूसरा पहला नियम से आप लोग को पता है कि पहला नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। और न्यूटन के पहला नियम से बल की परिभाषा निकला है। और न्यूटन ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के दूसरा नियम से क्या निकला है? बल का व्यंजक निकला। क्या निकला? बल का व्यंजक निकला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन में होता है यानी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ऑप्शन नंबर सी पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है। ऑप्शन नंबर डी पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। आपका राइट आंसर आना चाहिए। इसमें बहुत हल्का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर दें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए कुछ का आंसर आ चुका है। तो याद रखना है बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? हमेशा पानी का ही वाष्प बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ठीक है, डीएनए को संश्लेषित किसने किए थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। सारे लोग आंसर को जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आया लेकिन गलत भी आया। ठीक है, देखिए 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो कॉर्नबर्ग को मिला। ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉर्नबर्ग। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में फंस गए थे कुछ खुराना। तो हरगोविंद खुराना को क्या हुआ था? कृत्रिम जीन। ठीक है, कृत्रिम जीन के लिए 1968 में
इन्हों को नोबेल पुरस्कार मिला था कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। किनको? हरगोविंद खुराना को, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 में आगे है क्वेश्चन नंबर 8। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय याकी स्टेडियम संबंध किस खेल से है? यानी याकी स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी कुश्ती, ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल। आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग को आंसर आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ लोगों ने आंसर दिया, लेकिन क्विक आप दीजिए तो अच्छा रहे। ठीक है, तो न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय याकी स्टेडियम जो है बॉक्सिंग के लिए यानी मुक्केबाजी के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब दूसरी बात आता है ऑप्शन नंबर ए है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के लिए न्यूयॉर्क में ही एक फॉरेस्ट हिल स्टेडियम, कौन है? फॉरेस्ट हिल स्टेडियम। ठीक है, तो यह जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड कोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन सर्किट, ऑप्शन नंबर डी इंटरनल सर्किट। आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गलत तो है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कुछ लोगों का आ चुका है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो आईसी चिप का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है, अब दूसरी बात आता है कि आईसी चिप किसका बना होता है? तो आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। क्लियर हो गया? अब आईसी चिप की खोज किसने किए थे? तो आईसी चिप की खोज किए थे जे किलवी किए थे। और कब किए थे? 1948 में किए थे। क्लियर हो? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन 5 जून, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 25 अगस्त, ऑप्शन डी 29 अगस्त। चलिए, बहुत अच्छा, आना चाहिए आंसर। मलेरिया दिवस, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, बहुत सारे का आंसर आ चुका है। तो मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, 25 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 जून, 5 जून को है पर्यावरण दिवस। ठीक है, 27 जून का कोई भी दिवस नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्म दिवस को उपलक्ष्य में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इसका ऑप्शन थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। आपका आंसर आना चाहिए, सारे लोग का आंसर आना चाहिए, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। बहुत हल्का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे इस पर आपका भी डिस्कशन होने वाला है। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे का आंसर आ चुका है। तो रेमन पुरस्कार यह जो है फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और कब से दिया जाता है? तो यह सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1958, कितना 1958 में। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेस। ठीक है, रेमन मैग्सेस, उन्हीं के याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले किनको मिला था? तो विनोबा भावे को मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, और याद रखना है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और बहुत सारे चीज़ों में यह पुरस्कार दिया जाता है, जैसे सरकारी सेवाओं में दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व में दिया जाता है, पत्रकारिता में भी दिया जाता है, साहित्य में देते हैं और शांति में भी देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब कि विषयों पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? 1958 में शुरू हुआ था, फिलीपींस सरकार दिया था, पहला विनोबा भावे प्राप्त किए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पुस्तक इट वाज 5 फास्ट मिडनाइट का विषय है, यानी इट वाज 5 फास्ट मिडनाइट जो पुस्तक लिखा गया उसका संबंध किस घटना से है, यानी उस पुस्तक में किस पर प्रकाश डाला गया है, यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से आंसर भेजने का प्रयास करें, जल्दी आंसर दें। ठीक है,
चलिए चलिए कुछ का आंसर आया है। तो इट वाज 5 मिडनाइट जो है भोपाल गैस कांड 1984 से संबंधित है। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपकी फंसाने के लिए दिया गया था। क्लियर हो गया। और दूसरी बात है इट वाज 5 मिडनाइट के लेखक कौन है, किसने लिखा, तो डोमिनिक लैपियर इनके लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 13वां प्रश्न है। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है, यानी मानव को संक्रमण को कौन सा विटामिन रोकता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। आपका आंसर आना चाहिए। सारे लोग को पता है, सारे लोग को पता है, सारे लोग का सही आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, गुड। चलिए बहुत सारा आंसर आ चुका है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए इज राइट आंसर है। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, अब एक है कि सबकी चर्चा करते हैं। विटामिन सी की अगर बात करें, विटामिन सी का वैज्ञानिक वनस्पति का नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है कमी से, तो स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे आंसर इसमें हो चुके हैं, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, आपका आंसर आना चाहिए। बहुत हल्का प्रश्न है और सारे लोग इस प्रश्न को जानते हैं, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का पूर्व नाम क्या है। चलिए कुछ लोगों ने आंसर दिया लेकिन इसका आंसर गलत दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसका आंसर गलत किए हैं। ठीक है, तो मित्रों आप लोग को ध्यान से इसे पढ़ नहीं पाए। ठीक है, कंफ्यूज वाली क्वेश्चन थी। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम बताने जा रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कृष्णागिरी। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी और कृष्णागिरी का अर्थ होता है काला पहाड़। क्या होता है, काला पहाड़। एकदम एक पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम है कृष्णागिरी और कृष्णागिरी संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है काला पहाड़ होता है। ठीक है, कुछ लोगों ने केटू को मारा है, तो याद रखना है काराकोरम की सबसे ऊंची बिंदु केटू है। याद रखना है काराकोरम की सबसे ऊंची बिंदु केटू है, लेकिन पुराना नाम केटू नहीं है। याद रखना चाहिए। ठीक है, तो पुराना नाम कौन हुआ, कृष्णागिरी। ठीक है, और केटू की ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। आपका ऑप्शन 29-33 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 30-33 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 31-33 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3214 किलोमीटर। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत लोगों को पता है। चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर 2933, ऑप्शन नंबर ए सही है। पूर्व से पश्चिम 2933 और उत्तर से दक्षिण 3214। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 16वां नंबर प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। क्या लिखा हुआ है, 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया। उस योजना का क्या नाम दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे प्लान, ऑप्शन नंबर बी जन योजना, ऑप्शन नंबर सी गांधीवादी योजना, ऑप्शन नंबर डी सर्वोदय योजना। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो मित्रों अगर आप लोग के लिए प्रश्न उपयोगी है, प्रश्न अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। हम डेली बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि अपनी मित्रों की संख्या बढ़ाइएगा तो आपका विश्वास और बढ़ेगा, आप में खुशी और बढ़ेगी। ठीक है, तो मित्रों थोड़ा सा शेयर कीजिए, अच्छा रहेगा। डेली 5-5 कम से कम शेयर कीजिए 5-5 मित्रों के पास, कुछ संख्या बढ़ेगा। 30-35 के एवज में अगर आ जाएगा लाइव चैट में तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा आंसर देने में। ठीक है,
तो इसका आंसर हम बता रहे हैं 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया, उसका नाम है बॉम्बे प्लान। कब है? तो बॉम्बे प्लान। इसका क्वेश्चन देता है बॉम्बे प्लान योजना कब प्रकाशित हुआ? 1944, 1644 याद रखना, 1944 याद रखना है। अब दूसरी बात ऑप्शन नंबर बी की हम चर्चा कर रहे हैं, जन योजना। जन योजना का प्रारूप 1945 में दिया गया था एम.एन. राय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की चर्चा करते हैं, गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना जो है 1944 में दिया गया था श्रीमन नारायण द्वारा। किसके द्वारा? श्रीमन नारायण द्वारा, श्रीमन नारायण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना जानते हैं, तो सर्वोदय योजना जो है 1945 में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम वही होता है, आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किए थे? तो 1946 के गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किए थे? आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन भी है, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर बताते हैं क्योंकि बहुत सारे का आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, इस पर कोई सोल्यूशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके सामने, क्या असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? यही आपका प्रश्न है। ऑप्शन भी साथ में है, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, ऑप्शन नंबर बी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन नंबर सी नेता गणों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। आपका आंसर आना चाहिए, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? चलिए आपका आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ भी चुका। चलिए अच्छी बात है, तो इसका आंसर है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, चौरी चौरा कांड में हुई हिंसा के कारण। अब बात है कि चौरी चौरा कांड हुआ था कब? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 19 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अमरम का अर्थ क्या है? अमरम का अर्थ क्या है? यही आपका प्रश्न है। आपका ऑप्शन जागीर, एक पदवी, सी किसान, डी राजा। आपका आंसर क्विक आना चाहिए, जल्दी आप आंसर देने का प्रयास करें। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आप लोग गहराई से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इस सब का सारा का आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए कुछ का आंसर आ चुका है। अमरम का अर्थ होता है जागीर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और कहा जाता है यह जो है विजयनगर से, विजयनगर में अमरम को क्या कहा जाता है? तो जागीर कहता है। कौन? विजयनगर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है जो क्यूज के रूप में आता था, तो लास्ट में आपका लगभग करंट रहता है, तो करंट ही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में शुरू हो गया? अभी शुरू हुआ नहीं, शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। चलिए ठीक है, आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना यह स्टार्ट होने वाला है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे अब आपका जो है कल वाला प्रश्न और आज का प्रश्न। कल वाले प्रश्न में, कल का प्रश्न है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर पहले हम बता देते हैं। इसका आंसर है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। और कल वाले प्रश्न में सबसे पहले जवाब दिए थे राजकुमार, लेकिन राजकुमार जब आंसर दिए तो उनका आंसर गलत था। क्लियर हो गया? उनका आंसर गलत था। राजकुमार ने सबसे पहले आंसर दिया लेकिन उनका आंसर गलत था। तो सेकेंड जो दिए हैं वह सत्यम कुमार हैं, ठीक है, जो कि राइट आंसर दिए। और तीसरे नंबर में अनुराधा रानी का आया था, तो वो भी गलत ही आंसर दिए थे। ठीक है, तो आपका जो कल का जो विनर है वह फिर सत्यम कुमार बने हैं। चलिए ठीक है, तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। क्लियर हो गया? क्लियर, आगे चलते हैं। कहा था भारत का बोस्टन था अहमदाबाद, सारे लोग सी मारे थे। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, आज का टास्क, अगला प्रश्न अगले कमेंट बॉक्स के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स के लिए है कि भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली
समिति के अध्यक्ष कौन था? यही आपका प्रश्न है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजें। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, जितना जल्दी भेजिएगा अच्छा रहेगा। चलते हैं अब आप लोग का टास्क पर। डेली आप लोग का कुछ न कुछ प्रश्न दे रहे थे, तो आज भी आप लोग के सामने कुछ प्रश्न है। आवाज़ जो है आपका नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, चकियार कुंतु कहाँ का नृत्य है? तो चकियार कुंतु केरल का। कहाँ का है? चकियार कुंतु केरल का है। फिर 2 नंबर में ओट्टन तुलन कहाँ का नृत्य शैली है? ओट्टन तुलन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो ओट्टन तुलन केरल में कहता है। गरीबों की कथकली किसे कहा था? ओट्टन तुलन। ठीक है, यह भी केरल में। ठीक है, आगे कृष्णाअट्टम कहाँ का नृत्य शैली है? केरल का। कृष्णाअट्टम भी है केरल का। ठीक है, अगला आपका है छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो छऊ झारखंड और उड़ीसा दोनों का छऊ है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर में आपका है गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तमाशा महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 7, कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्मा है झारखंड और छत्तीसगढ़। कहाँ का? झारखंड और छत्तीसगढ़ का। क्लियर हो गया? तो ये सारे प्रश्न आप लोग का टास्क था। डेली आप 7-8 प्रश्न याद करें, आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी बनेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वह प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, अच्छे प्रश्न के साथ। ठीक है, जब तक के लिए विदा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।